हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्सिंग हब। ये हमारा ईसीजी का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ईसीजी की इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है। अगर आपने हमारा ईसीजी का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप ईसीजी पार्ट 1 देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ईसीजी पार्ट 2 जिसमें हम इंटरप्रिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पर्पस पता होना चाहिए कि हम जो ईसीजी का इंटरप्रिटेशन है वो क्यों कर रहे हैं। ईसीजी हम किसी पेशेंट की क्यों करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पर्पस क्या है हमारा ईसीजी को करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यों ईसीजी किस लिए कर रहे हैं कि हम पेशेंट पे ये स्क्रीन कर सके कि पेशेंट को कहीं कार्डिक इस्चीमिया तो नहीं हो रखा है। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्क्रीन कार्डिक इस्चीमिया। सेकेंड हम इसलिए करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड स्टेमी इन द पेशेंट। स्टेमी, अब ये स्टेमी क्या होता है इसको भी क्लियर कर लेते हैं। स्टेमी क्या है? स्टेमी मीन्स एसटी एलिवेशन इन एमआई पेशेंट। ठीक है, सबको पता होना ये स्टेमी क्या है। एसटी एलिवेशन इन एमआई पेशेंट। अब जो एमआई वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, हम एसटी सेगमेंट की एक तो या फिर हम एलिवेशन देखेंगे, या वो एलिवेट हो गया होता है या वो डिप्रेस हो गया होता है। तो मेनली हम जो एमआई वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें एसटी सेगमेंट, एलिवेशन और डिप्रेशन ये चीज़ असेस करते हैं। ठीक है, तो हमें पर्पस पता लग गया ईसीजी के, एक तो कि कहीं कार्डिक इस्चीमिया तो नहीं हो रखा है पेशेंट को, दूसरा पेशेंट को जो है स्टेमी तो नहीं हो रखा है। ठीक है, तो ये हमारा इसका पर्पस है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि हमारे एक एसए नोड है, एक एवी नोड है। एसए नोड जो है इम्पल्सिस जो करंट है उसको ट्रिगर करेगी, और एसए नोड इम्पल्सिस ट्रिगर करेगी और हमारे बोथ द एट्रिया को साइमल्टेनियसली जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है पास कर देगी। आफ्टर दैट वो हमारे एवी नोड के पास जाएगा। एवी नोड के पास वो बिल्कुल मतलब जो करंट की स्पीड होगी, जो वेक्टर है, इनको हम वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो करंट होता है उसको वेक्टर बोलते हैं। जो करंट की स्पीड होगी, वेक्टर होगा, वो बहुत कम होगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही मतलब लिटिल टाइम के लिए यहाँ पे स्टे करेगा, और जो स्पीड होगी दैट विल बी वेरी स्लो। आफ्टर दैट जो हमारा करंट होगा वो फर्स्टली हमारे जो सेप्टम होता है वेंट्रिकल्स के बीच में उसके पास पहुँचेगा। आफ्टर दैट मेजर वेंट्रिकल्स, देन उसके बाद हमारे जो साइड का बेस पार्ट होता है हमारे वेंट्रिकल्स का, वहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, देखो ये वीडियो में यहाँ पे जो इमेज में वही शो कर रखा है कि जैसे ही हमारा जो है एसए नोड एक्टिवेट हुआ, हमारे एट्रियम जो है फुली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है एट्रियम को पहुंच गई, तो क्या हुआ, हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन होगी, मतलब हमारी पी वेव बन गई। ठीक है, अब देखो एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे 3 कलर कोड दिए हैं, ग्रीन, लाइट पिंक सा है और ये ब्लू कलर है। बीच में जो कलर इंडिकेट कर रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ हमारे हार्ट की एक्टिविटी जो है ईसीजी मशीन पे नोट की गई है। लेकिन जो वाइट पार्ट है यहाँ पे कोई एक्टिविटी जो है हमारी ईसीजी मशीन ने नोट नहीं करी है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था ये ऐसा क्यों हुआ है। बिकॉज यहाँ पे अब ये जो फ्लैट वेव थी ये क्या शो कर रही थी कि यहाँ पे जो करंट है वो किसके पास पहुँच चुका है, हमारे जो एवी नोड थी उसके पास पहुंच चुका है। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज, स्मॉलर सेल, स्मॉल टिश्यू है, और ये स्मॉल ही करंट जो है अपने में से पास आउट कर सकता है। इसी कारण जो इसकी एक्टिविटी थी वो हमारी ईसीजी मशीन जो है इंटरप्रेट नहीं कर पाती, इसीलिए यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई, ना ही पॉजिटिव में ना ही नेगेटिव में, और ये लाइन जो है एज इट इज़ स्ट्रेट रह गई। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारे अब ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्यों शो हुई, जैसे ही हमारे सेप्टम के पास करंट पहुँचा। ठीक है, अब ये हमारा जो है सेप्टम है, यहाँ पे करंट पहुँचा, तो क्या हुआ, जो करंट की डायरेक्शन थी मैंने बताया थोड़ी वो लिटिल बिट अपवर्ड हो गई। ठीक है, अपवर्ड होने की वजह से क्या हो, थोड़ी सी एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा, बिल्कुल माइन्यूट से डिफ्लेक्शन शो करेगा। उसके बाद जैसे ही हमारे जो मेजर पार्ट्स थे वेंट्रिकल्स के, वहाँ पे करंट पहुँचा, तो क्या हुआ, इमीडिएटली एक हाई स्पाइक बन गई। ठीक है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे जो है परकंजी फाइबर्स प्रेजेंट है, साथ में क्या है वहाँ पे जो स्पीड है करंट की, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस की स्पीड है दैट इज़ ग्रेटर, जिसकी वजह से हमारा एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करी हमारे मशीन ने। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर होता है उसने। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो हुई हमारे ईसीजी में। ये क्यों हुई थी, जब मैंने बताया था आपको, जैसे करंट यहाँ से हमारे मेजर वेंट्रिकल से हमारे बेस वाले पार्ट में जो है स्प्रेड हो रहा था, तो जो डायरेक्शन थी वो करंट की वो अपोजिट होगी, जबकि हमारी डायरेक्शन जो इलेक्ट्रोड की जो डायरेक्शन थी वो
डाउनवर्ड थी, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी। अपोजिट होने की वजह से हमारे जो लिटिल एक माइन्यूट सा डिफ्लेक्शन शो हुआ, जिसने जो है ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन हमारे ग्राफ पे शो कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, हमारा ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई। अब मैंने स्ट्रेट लाइन, पिछली वीडियो अगर आपको क्लियर होगी तो ये आपके लिए ईसीजी इंटरप्रिटेशन जो है बहुत ईजी होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों आई थी, यहाँ पे मैंने बताया था कि जब कभी भी सेल जो है अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे होता है या फिर वो कम्प्लीटली जो है डीपोलराइज हो गया होता है, उस टाइम पे जो नेट मूवमेंट होती है करंट की वो ज़ीरो होती है। अब जब कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही यहाँ मतलब हमारे हार्ट में, इसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि पूरी साइकिल जो 0.8 सेकंड की होती है, तो ये जो सारा प्रोसेस है वो 0.8 सेकंड के अंदर ही होता है। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या है कि हमारा जो वेंट्रिकल्स थे वो कम्प्लीटली जो है डीपोलराइज हो चुके हैं। अब इस टाइम पे हमारी कोई करंट की नेट मूवमेंट नहीं होगी, तो एक स्ट्रेट लाइन शो होगी। आफ्टर दैट डीपोलराइजेशन के बाद हमारी टी वेव बनती है जो रीपोलराइजेशन शो करती है, मीन्स हमारे वेंट्रिकल्स इस टाइम पे रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, अब जब भी हमारी डीपोलराइजेशन होती है उस टाइम पे क्या होता है, डीपोलराइजेशन के टाइम पे पॉजिटिव चार्जेस होते गेन करता है हमारा सेल्स। ठीक है, जो मेम्ब्रेन थी उन्होंने पॉजिटिव चार्ज गेन किया था, तभी जो है करंट फ्लो कर रहा था। अब इस टाइम पे रिलैक्स हो रहा है हमारा हार्ट जो है, वेंट्रिकल्स जो रिलैक्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो गेन कर रहा है। जो सेल ने जो पहले पॉजिटिव साइन जो है पॉजिटिव चार्ज जो गेन करके रखा था उसको लूज़ कर देगा और सेल के अंदर जो है नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक अब यहाँ हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा था, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा था पाँव में, अगर उस पिक्चर की याद हो प्रीवियस वीडियो वाली की। तो जब अब देखो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, अब इस टाइम पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपर होगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट, सारा क्लियर कर देती हूँ मैं आपके लिए पहले। अब देखो यहाँ पे जब डीपोलराइजेशन हो रही थी तो हमारी जो नेट मूवमेंट थी, अगर टोटल मूवमेंट देखी जाए करंट की, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी। ठीक है, ऐसे दो इलेक्ट्रोड लगाए थे हमने, एक राइट आर्म में लगाया था और एक लेफ्ट लेग में लगाया था। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, जो हमारी नेट मूवमेंट थी इलेक्ट्रोड की करंट की, दैट वो थी पॉजिटिव। सॉरी, जब रीपोलराइजेशन होगी, रीपोलराइजेशन के टाइम पे क्या था, सेम ऐसे चार्जेस थे, इलेक्ट्रोड्स तो लगे थे। जब रीपोलराइजेशन हो उस टाइम करंट की डायरेक्शन अपोजिट थी। अब साइन यहाँ क्या थे, नेगेटिव साइन जो है नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया था सेल्स ने, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज गेन किया था। अब देखो जब पॉजिटिव साइन जो है पॉजिटिव की तरफ को मूव करेगा तो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन शो होगी, मतलब जो ये आइसोमेट्रिक लाइन होती है तो जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की साइड को बनेगा सारा। जब नेगेटिव साइन जो है अपने ही साइन की तरफ मूव कर रहा है तब भी जो है पॉजिटिव रिफ्लेक्शन शो होगी, मतलब जब कोई भी साइन अपने ही साइन की तरफ को मूव करेगा तो वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ही शो करेगा। अब इस टाइम पे देखो रीपोलराइजेशन हो रही थी तो हमारी टी वेव बनी, मीन्स पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो हुई, मीन्स जो नेगेटिव साइन था वो अपर डायरेक्शन मूव कर रहा था, इसलिए जो ये टी वेव बन गई। ठीक है, ये सारा प्रीवियस वीडियो का ही था, जस्ट मैंने रिव्यू कर दिया एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं कि आज हम इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे ईसीजी की। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा, अब ये डिस्कस हो गया हमारा कि पी वेव कैसे बनी। ठीक है, हमारी जो QRS वेव है वो भी हमें पता लग गया कैसे बनी। जब हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, एट्रियम जो है, हम एट्रिया बोथ एट्रिया डीपोलराइज हुए तो पी वेव बन गई। QRS हमारी कब बनी, जब हमारे जो है वेंट्रिकल जो डीपोलराइज हो रहे थे। टी वेव तब बनी जब हमारे वेंट्रिकल जो है रीपोलराइज हो रहे थे। अब देखो यहाँ पे कहीं मैंने बात नहीं की है कि हमारे एट्रियम जो है रीपोलराइज हो रहे हैं, हमारा AV नोड कहीं, ये मैंने आपको इसका रीज़न मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। आप जो है इसकी प्रीवियस वीडियो जो देख सकते हो पार्ट 1, वहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, जो ये लिखा है PR इंटरवल, PR सेगमेंट। अब हमें पहले इनका मतलब पता होना चाहिए कि सेगमेंट क्या होता है और इंटरवल क्या होता है। ठीक है, सेगमेंट और इंटरवल। ठीक है, सेगमेंट मीन्स, सेगमेंट होता है जब भी कोई चीज़, सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, अब ये लाइन, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब कोई भी चीज़ जो मतलब यहाँ से एंड होगी और कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिगिनिंग ऑफ द B। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो हो गया हमारा सेगमेंट।
एंडिंग ऑफ द ए, जहाँ पे सॉरी एंडिंग ऑफ द ए, अब सपोज ये ए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और जस्ट मिनट, ए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और स्टार्ट कहाँ, यहाँ पे, एक मिनट, ए बी, ठीक है, ये हमारा ए है इतना पूरा और ये हमारा बी है, ठीक है। सेगमेंट वो चीज़ होती है जहाँ से कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, एक पार्ट से ख़त्म हो रही है और बिगनिंग ऑफ द सेकंड पार्ट, मतलब अब ये ए से ख़त्म हो, ए का यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है और बी का यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। बी का एंडिंग पॉइंट यहाँ से है, मतलब एक का एंडिंग पॉइंट और एक का स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो बीच में डिफरेंस आ गया ये हो गया हमारा सेगमेंट। जबकि इंटरवल में क्या होगा, ये ए है ये बी है, ठीक है। ये हमारा ए का बिगनिंग है, ये ए का एंडिंग है, बी का बिगनिंग और बी का एंडिंग। इंटरवल में क्या होता है, हमारा कोई भी चीज़ जो जो बिगनिंग से स्टार्ट होती है और दूसरे की बिगनिंग पे ख़त्म होती है, ठीक है। बिगनिंग टू बिगनिंग, मतलब यहाँ पे ए की बिगनिंग है और यहाँ पे बी की बिगनिंग है, ये जो बीच का डिस्टेंस आ गया, ये आ गया हमारा इंटरवल, ठीक है। क्या बोला मैंने कि ए की एंडिंग और बी की बिगनिंग, ये हो गया हमारा सेगमेंट। ए की बिगनिंग और बी की बिगनिंग, ये हो गया हमारा इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या सेगमेंट है और क्या इंटरवल है, ठीक है। देख लेते हैं, एक मिनट। अब यहाँ पे क्या है, मैंने बोला सेगमेंट क्या था कि जहाँ से एक चीज़ ख़त्म हो रही है और दूसरी चीज़ स्टार्ट हो रही है। अब देखो PR सेगमेंट, यहाँ पे हमारी P वेव ख़त्म हो रही है और हमारी जो R वेव है वो स्टार्ट हो रही है, तो इसको बोल दिया हमने सेगमेंट, ठीक है। जहाँ से एक चीज़ ख़त्म होती है और दूसरी चीज़ स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। तो ये कौन सा सेगमेंट बना, कौन सी चीज़ ख़त्म हो रही है, यहाँ पे P वेव ख़त्म हो रही है और R वेव स्टार्ट हो रही है, तो इसको बोल दिया हमने PR सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर इंटरवल की बात करें, इंटरवल में क्या है, एक चीज़ की बिगनिंग और दूसरी चीज़ की भी बिगनिंग, ठीक है। बिगनिंग ऑफ बोथ द थिंग्स, जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी बिगनिंग। अब देखो PR इंटरवल कैसे बनना है, यहाँ पे P की स्टार्टिंग और यहाँ से हमारी R वेव स्टार्ट हो रही है, तो ये R की स्टार्टिंग मीन्स इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोल दिया हमने PR इंटरवल, ठीक है। सेम वैसे ही इंटरवल QRS इंटरवल, मतलब Q की स्टार्टिंग और हमारे यहाँ पे S वेव की स्टार्टिंग हो रही है, तो बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा QRS इंटरवल, ठीक है। इंटरवल में याद रखना बिगनिंग टू बिगनिंग और हमारा सेगमेंट में याद रखना हमारा एंड टू बिगनिंग, ठीक है। ये हमारे जस्ट पॉइंट थे। और ये एक यहाँ पे यू वेव लिखा है, यू वेव हमारी ऐसे बनती है पर ग्राफ में शो नहीं होती। ये मेनली तब शो होती है जब पेशेंट को कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो। मेनली कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वो हमारा पेशेंट को अगर हाइपोकैलेमिया हो रखा हो, ठीक है, हाइपोकैलेमिया हो, तब हमारी यू वेव प्रोमिनेंट होती है, अदरवाइज ऐसे हमें शो नहीं होती, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने भी बताया। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ग्राफ होता है, जो जिस पे ECG बनती है, उस ग्राफ में कितने बॉक्सेस होते हैं और वो क्या जो बॉक्सेस होते हैं उनका जो स्पीड है, मतलब टाइम जो भी उसमें मिली वोल्ट जो भी यूज़ हो रहा है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो हमारी पूरी एक ECG की स्ट्रिप होती है, ठीक है, उसमें कितने लार्ज बॉक्सेस होते हैं, टोटल होते हैं उसमें 300 लार्ज बॉक्सेस, ठीक है। एक ECG की स्ट्रिप में टोटल 300 लार्ज बॉक्सेस होते हैं पूरे। अब उसमें से उन 300 में से अगर हम एक को बाहर निकाल के देख लें, एक लार्ज बॉक्स हमने ले लिया, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक लार्ज बॉक्स में कितने स्मॉल बॉक्स होते हैं और वो कितना टाइम पीरियड कवर करते हैं, ठीक है। सो वन लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 25 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है। एक लार्ज बॉक्स के अंदर जो है 25 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। अगर ये जो एक सपोज ये एक लार्ज बॉक्स है, इसको अगर हम काउंट करेंगे ना, तो इसमें जो स्मॉल बॉक्स दिख रहे हैं ये 25 होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 25 होंगे। और हर एक बॉक्स की जो हमारी डायमेंशंस होती हैं, वो मतलब जो लार्ज बॉक्स है इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है, 5 mm इंटू 5 mm, मतलब ये इसका जो साइज़ होगा इधर से भी 5 mm होगा, इधर से भी इसका साइज़ 5 mm होगा, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर जो है चारों साइड से इक्वल होता है, उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला अभी कि 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 25 स्मॉल बॉक्स, ठीक है, कि एक लार्ज बॉक्स में 25 स्मॉल बॉक्स होंगे
और अगर हम उस स्मॉल बॉक्स को भी निकाल लें, देखो ये लार्ज बॉक्स था, इसमें से हमने जो है हर एक का देख लिया कि कितने हैं अंदर, 25 स्मॉल बॉक्स हैं। अब इस स्मॉल बॉक्स को निकाल लेंगे अगर, तो 1 स्मॉल बॉक्स को जो है कंप्लीट करने के लिए जो टाइम होता है वो कितना होता है, 0.04 सेकेंड। ठीक है, कितना है, 0.04 सेकेंड। एक स्मॉल बॉक्स को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, 0.4 सेकेंड। अब इस पूरे बॉक्स में कितने हैं, 25 स्मॉल बॉक्स हैं। इस पूरे बॉक्स में है हमारे पास 25 स्मॉल बॉक्स। अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल में देखा जाए तो कितने हैं एक लाइन में, मतलब कितने तो हैं 5, 1 2 3 4 5 हैं। तो मतलब अगर हम पूरे बॉक्स को देखें, मतलब अगर ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एक बॉक्स को, एक स्मॉल बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए लगा 0.4 सेकेंड, तो 1 लार्ज बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 0.04 इंटू 5। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एग्जैक्टली 0.2 सेकेंड। ठीक है, एक पूरे लार्ज बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, 0.2 सेकेंड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि एक लार्ज बॉक्स है, उसके अंदर जो है 300 जो है, सॉरी मैं गलत बोल गई, एक ECG स्ट्रिप है, उसमें कितने 300 जो है हमारे पास लार्ज बॉक्सेस हैं। ठीक है, और अगर एक लार्ज बॉक्स को निकाला जाए तो उसमें कितने 25 स्मॉल बॉक्सेस हैं। ठीक है, अगर उन 25 स्मॉल बॉक्सेस में से हम किसी एक को निकाल के बाहर देखें, तो उसके बारे में स्टडी करें, तो 1 स्मॉल बॉक्स को जो टाइम चाहिए होता है कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ 0.04 सेकेंड। ठीक है, सेम अगर हमें पता है कि एक स्मॉल बॉक्स, जो एक लार्ज बॉक्स है उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में 5 आते हैं स्मॉल बॉक्सेस, तो उनको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा दैट इज़ 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो ये तो था नॉर्मल कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। अब अगर हम डिस्कस करें, जस्ट अ मिनट, अब हमने रेट डिस्कस करना है। हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं ECG से, हम एक तो रेट फाइंड आउट करते हैं, एक हम रिदम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब रेट का एक फॉर्मूला होता है 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस। ठीक है, कितने लार्ज बॉक्सेस हैं उसको डिवाइड कर देंगे, उसके मतलब 300 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस। सपोज अगर किसी पेशेंट की हमारे पास ECG आती है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब मैंने बोला कि हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस। अब सपोज ये किसी पेशेंट की ECG है, ठीक है, अब ये जो R है और ये वाला R है, इसके बीच में हम क्या काउंट करेंगे कि कितने जो है लार्ज बॉक्सेस हैं। ठीक है, कितने लार्ज बॉक्सेस आए हैं, उससे हम जो है 300 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब पूरे ECG में नहीं काउंट करने हमने यहाँ से यहाँ तक, हमने जस्ट R और R इंटरवल। ठीक है, से ये एक ECG की ये पूरी बनी, एक वेव ये बनी, दूसरी वेव को देखेंगे हम, दोनों वेव का जो RR होगा, ठीक है, दोनों वेव का जो हमारा RR इंटरवल है, देखो लिखा ऊपर RR इंटरवल, इसके बीच में जो बॉक्सेस आएंगे, ठीक है, ये जो इसके बीच में जितने भी बॉक्सेस आएंगे वो भी लार्ज वाले, ठीक है, लार्ज वाले बॉक्सेस आएंगे, उससे हम 300 को डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम ये मान के चलते हैं कि इस RR इंटरवल में, ठीक है, 4 बड़े बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो जो भी हमारे पास इसमें आंसर आएगा वो एक इंडिविजुअल की हार्ट रेट होगी। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये फॉर्मूला है। अब ऐसे हम किसी भी इंडिविजुअल की हार्ट रेट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक रिदम की बात करते हैं। अगर हम रिदम कैसे पता लगाएंगे पेशेंट की, रिदम रेट का तो पता लग गया, अब रिदम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? रिदम के लिए हम क्या असेस करेंगे, सपोज जैसे ये यहाँ पे 2 ही हमारे पास वेव शो हो रही हैं, 2 ही मतलब ECG के जो वेव बनी है, बाकी अगर इसी स्ट्रिप को आगे कंटिन्यू करें तो हम क्या करेंगे, हम ये RR का डिस्टेंस देखेंगे। सपोज यहाँ पे अगर जो है 5 लार्ज बॉक्सेस हैं, आगे जैसे देखेंगे तो हम आगे अगर 4 हमें लार्ज बॉक्सेस दिखाई दिए, उससे आगे हम पैटर्न देखेंगे 3 दिखाई दिए, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो रिदम है वो इर्रेगुलर है। ठीक है, रिदम जो है इर्रेगुलर है, पेशेंट माइट बी सफरिंग फ्रॉम अरिदमियाज। ठीक है, अगर हम पूरी जो ECG स्ट्रिप है उसमें हमें सब जगह जो है 4 बॉक्सेस ही मिल रहे हैं RR इंटरवल के बीच, तो हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट का जो रिदम है वो रेगुलर है। ठीक है, क्लियर है इतना?
अभी हमने डिस्कस कर लिया टिल अप टू यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और रिदम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर कोई कुछ चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करें। ठीक है, आफ्टर दैट अब जो इनका जो टाइम पीरियड है वो भी पता होना चाहिए हमें। जो नॉर्मल हमारी पी वेव होती है, ठीक है, जो ये पी वेव है इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 0.11 सेकेंड का टाइम चाहिए होता है। ठीक है, मतलब ये जो पी वेव है इसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 0.11 सेकेंड। जो हमारे क्यू आर कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए 0.8 नहीं है, 0.08 है, दैट इज 0.08 टू 0.12 सेकेंड। ठीक है, मीन्स कि इस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट होने के लिए इतना टाइम चाहिए। अगर सपोज़ जब हम क्यू आर एस किसी की ईसीजी है उसमें हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, अब ये टाइम पीरियड हम क्या चीज़ असेस करेंगे, कैसे निकालेंगे, हम इसके बीच में ये चेक करेंगे, ये बॉक्स देखेंगे, कैसे निकालेंगे हम टाइम पीरियड। सपोज़ मैंने बोला कि जो पी है, पी वेव है, उसको जो हम कैसे, पी वेव का जो नॉर्मल टाइम था 0.11 सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो पी वेव में जो स्मॉल ये जो बॉक्सेस हैं इनको काउंट करेंगे, कितने बॉक्सेस हैं। ठीक है, सपोज़ ये भी 1 है, ये भी 2 है, ये हाफ सा है, तो मतलब ये हम मान के चलेंगे कि 2 है। ठीक है, तो हम जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0.04 से। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 0.08। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि मिनिमम जो है ये वैसे 2 नहीं है, 2.5 तक है, 3 मान के चल सकते हैं, 3 ही मान के चल सकते हैं हम इसको। ये 3 बॉक्सेस हैं यहाँ पे, तो हम इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.04 से। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि स्मॉल बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 0.04 सेकेंड। ठीक है, इसीलिए हम जो है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, हम बॉक्स काउंट करेंगे और उसको इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा जो है टाइम पीरियड आ जाएगा। ये हमने पी वेव को निकालने के लिए कैलकुलेट किया। सेम वैसे ही हम जो है क्यू आर एस का जब हमने निकालना है, जो ये हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, इसको भी हम सेम ऐसे निकालेंगे। जो जितने भी इसमें बॉक्सेस हैं इनको काउंट करेंगे और हम 0.04 से, मतलब स्मॉल बॉक्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा नेट रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम कंपेयर करेंगे कि हमारा जो नॉर्मल होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का टाइम वो कितना था, लाइक 0.08 से 0.12 सेकेंड था। तो अगर इसके बीच में फॉल कर रहा है तो नॉर्मल है, अगर इससे कम जो हमारा इसका टाइम पीरियड आता है कम आता है तो इसका मतलब ये है कि जो हार्ट है वो हमारा बिल्कुल स्लोली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब सपोज़ जो अगर इस कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है तो मीन्स कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो कम है। अगर ये फटाफट इसमें जो स्क्वेयर्स आते हैं वो बहुत कम आ रहे हैं तो मीन्स कि हार्ट जो है, हार्ट की फंक्शनिंग जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, हार्ट जो है वो फास्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, अब यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि ईसीजी में कौन कौन सी वेव हैं, पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसके बाद पी आर इंटरवल है, एस टी सेगमेंट है, टी वेव है, ये डिस्कस कर लिया हमने यहाँ तक। और हमने इसके बाद ये डिस्कस किया कि आर इंटरवल, कि हम जो बॉक्सेस हैं वो कैसे काउंट करते हैं, कैसे हम रेट निकालते हैं, ठीक है, और कैसे हम रिदम के बारे में पता लगाते हैं। ये हमने जस्ट अभी थ्योरेटिकल पोर्शन किया कि कैसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो चेस्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनको कहाँ कहाँ प्लेस किया जाता है, ठीक है, जो हमारे लिम्स में लगते हैं वो उनको हम कहाँ कहाँ लगाते हैं और कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस। अब यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होना कि V1, V2, V3, V4 लिखा हुआ है। इनका क्या मतलब है? ये वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मैन्यूबरम स्टर्नाई। ठीक है, अब जो V1 हमारा इलेक्ट्रोड होगा, वो कहाँ पे होगा? V1 इलेक्ट्रोड होगा हमारा राइट साइड, पेशेंट के राइट साइड। ठीक है, पेशेंट के राइट साइड में जो हमारा 4th इंटरकोस्टल स्पेस होगा वहाँ पे हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोड लाई करेगा। ठीक है, जो हमारा V2 होगा, जो सेकंड इलेक्ट्रोड होगा, चेस्ट लीड होगी जो भी, वो हमारे कहाँ लाई करेगी?
सेम वो जो हमारा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है सेम वहीं पे ही, बट टुवर्ड द लेफ्ट साइड, ठीक है। V3 की हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारा फोर्थ जो V4 है वो कहाँ पे लाई करेगा, ये जो हमारी क्लेविकल बोन है इसका जो मिडल पार्ट है, ठीक है, मिड क्लेविकुलर जो रीजन होता है वहाँ पे लाई करेगा ऑन द फिफ्थ ICS, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में हमारा V4 लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद V5 कहाँ लाई करेगा, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में, ठीक है। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस सेम रहेगा, लेकिन हमारा जो मिड एंटीरियर मतलब अंदर वाला पार्ट, ठीक है, सामने वाला जो पार्ट है उसमें एक्सिलरी लाइन में जो है लाई करेगा सेम। उसके बाद जो V6 है वो भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लाई करेगा, लेकिन कहाँ पे, मिड पार्ट में, मिड एक्सिलरी लाइन में, ठीक है। ये दोनों V5 V6 हमारे मिड एक्सिलरी में है, लेकिन V6 मिड में है और ये एंटीरियर में है। जो V4 था वो हमारा क्लेविकुलर जो लाइन है उसके मिड में था। अब V3 की हमने डिस्कस नहीं की, तो V3 कहाँ लाई करेगा, पहले हमने सारे इलेक्ट्रोड लगा दिए, अब बचा V3 लगा देंगे हम मिड, V2 और V4 के बीच में हम मिड में V3 लगा देंगे, ठीक है। पहले हम सारे इलेक्ट्रोड लगा देंगे, उसके बाद जो मिडल पॉइंट बचेगा V2 और V4 के बीच में वहाँ पे हम V3 लगा देंगे, ठीक है। अब ये इतने सारे इलेक्ट्रोड लगाने की क्या ज़रूरत है हमें, मतलब एक दो लगा के हमारी कार्डिक एक्टिविटी नहीं नोटिस की जा सकती। ऐसा इसलिए है कि हम सारे इलेक्ट्रोड्स जो हैं मतलब यहाँ लगा दिए, इतने सारे स्पेस पे इसलिए लगा रहे हैं कि हम हर तरह से पूरे एंटायर जो हमारा हार्ट है यहाँ पे उसको हर एरिया से जो है कवर कर सकें और उसकी जो एक्टिविटी है उसको हम नोट डाउन कर सकें, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि कुछ हमारी जो है 6 हमारी जो चेस्ट लीड होती हैं, ठीक है। बाकी जो 4 हमारी अगुमेंटेड लिम्ब इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम अपने लिम्स में लगाते हैं, ठीक है। 4 मतलब राइट आर्म में मतलब जो 4 हमारे लिम्ब के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक तो हम राइट आर्म में लगा लेंगे, ठीक है। राइट हमारे दोनों राइट और लेफ़्ट, ठीक है, राइट लेफ़्ट आर्म में हो गया, हमारे राइट लेग में हो गया और लेफ़्ट लेग में हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे से प्लेस कर देते हैं सारे। एक हमारा इथनोवियन ट्रायंगल इक्विलिब्रियम ट्रायंगल होता है, ऐसे बनता है, ठीक है। उसके प्रिंसिपल पे हमारे जो इलेक्ट्रोड्स, जो लिम्ब इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो लगते हैं, ठीक है। जो है हमारे चेस्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, और जो लिम्ब इलेक्ट्रोड्स होते हैं, चेस्ट इलेक्ट्रोड्स को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी में कंसीडर करते हैं। ये मीन्स ये जो हमारी हार्ट की हॉरिजॉन्टल एक्टिविटी है ऐसे वाली, उसको नोटिस करता है, ठीक है, जिसमें हमारी ये सारी लीड्स आती हैं। जो हमारे दूसरे लिम्ब इलेक्ट्रोड होते हैं, 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड होते हैं, इनको हम एग्यूमेंटेड और वर्टिकल प्लेन में भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट ये पिक्चर देख लो, इसमें क्या बताया है कि एक इसमें लीड 1 है, लीड 2 है, लीड 3 है, ठीक है। और ये AVF, AVL, AVR, अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो AVF है, F मीन्स जो रिलेटेड टू फुट, मतलब जो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोड्स लगा है वो हमारा लेफ़्ट फुट में लगा है। अब लेफ़्ट में क्यों, क्योंकि जो हार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड प्रेजेंट होता है, जो हमारी राइट साइड होती है वो न्यूट्रल होती है, ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक करंट की एक्टिविटी नहीं है। सेम वैसे ही अब ये जो रेड चीज़ शो कर रहा है, ये क्या हमारे जो है इलेक्ट्रिक करंट और इम्पल्सिस की डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। AVF में जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। और हमारा जो AVL है, मतलब हम इस टाइम पे हमारे जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट आर्म है, उसमें लगा है इलेक्ट्रोड, ठीक है। और जो R है मतलब राइट आर्म, ठीक है। सेम वैसे ही हमारे जो लीड 1 है, लीड 2 है, लीड 3 है, इनमें जो है एक डायरेक्शन बताई गई है हमारे करंट की, ठीक है। जो ये ट्रायंगल बना रहा है इसको बोलते हैं इथोवियन ट्रायंगल, ठीक है। मेनली हम जो ECG की रीडिंग करते हैं, जो लीड 2 है उसी को असेस करके चेक करके हम ECG को रीड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इस इमेज में देखना, मेन चीज़ जो है, जो हमारा AVR है और हमारे जो लीड 2 है, ठीक है, AVR और लीड 2, AVR मतलब जो इलेक्ट्रोड हमारा कहाँ लगा है, राइट साइड में लगा है, ठीक है, राइट आर्म में लगा है। और जो लीड 2 है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन अपर में है और इसकी डायरेक्शन लोअर में है। मतलब जब हम अपना ECG का पैटर्न चेक करेंगे, जब कोई भी ECG चेक करेंगे, तो जहाँ पे AVR लिखा होगा ना ECG के स्ट्रिप के ऊपर और लीड 2 लिखा होगा, तो अगर सपोज़ AVR जो है
ये ECG है। AVR अगर ऐसे शो हो रहा है, ये हमारी P वेव है, ये हमारी QRS, और ये ऐसे। अगर AVR में हमारी ऐसी वेव शो हो रही होगी तो हम अगर हम सेकंड लीड में देखेंगे वो सेम इसकी अपोजिट जो है हमें लीड शो होगी, ऐसे जस्ट लाइक ऐसे, सेम ऐसे, ठीक है। मतलब जो एक्टिविटी, जो ग्राफ हमारा AVR में शो हुआ होगा ECG में, उससे अपोजिट डिट्टो हमारा जो है लीड 2 में शो हो रहा होगा। ये सारे जो एरोज दिखा रहे हैं ये हमारे क्या दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की एक्टिविटी, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया AVR और लीड 2 क्योंकि जब हम ग्राफ देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो मैंने AVR और लीड 2। अब ये लीड 2 है, ये AVR है। अब देखो इसको देखना और इसको देखना, देखो सेम, जैसे अगर ये अपोजिट है, ये नीचे वाले साइड को है तो ये ऊपर वाली साइड को है, लेकिन जो पैटर्न है वो सेम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो करंट की डायरेक्शन थी वो अपोजिट थी। AVR की डायरेक्शन अपर को थी और जबकि हमारे लीड 2 की डायरेक्शन डाउनवर्ड को थी। तो जो इमेज इसने बनाई वही इमेज इसने बनाई, बट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, अब देखो किसी पेशेंट की डिस्कस करें, अगर हम पेशेंट की में देखो क्या है। अब अगर हमें पता हो कि जो हाइपर कैलेमिया वाला पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा T वेव होता है वो एलिवेट हो गया होता है, जिसमें हम, अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो आपने तो उसमें मैंने आपको हाइपर कैलेमिया में अच्छे से बताया था कि जो T वेव होती है वो कैसी होती है, टॉल्ड पीक्ड T वेव, टॉल्ड पीक T वेव, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये नॉर्मल ECG है, हमारी नॉर्मल वेरिएंट, ये हमारी ECG है हाइपर कैलेमिया की। देखो ये P वेव बनी, ये QRS कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। ये जो हमारा T, अब देखो ये हमारा क्या है, T जो वेव थी उसकी एलिवेशन हो रखी है, T वेव एलिवेशन, ठीक है। मीन्स T वेव जो है टॉल होती है। जो हमारा P वेव, जो हाइपर कैलेमिया वाला पेशेंट है उसमें T वेव तो एलिवेट होती ही होती है, साथ में हमारा जो P वेव होती है वो फ्लैट हो गई होती है, ठीक है। इसमें इतना क्लियर नहीं बताया, बट हाइपर कैलेमिया का एक क्वेश्चन आता है हमारा कि हाइपर कैलेमिया में ECG पैटर्न कैसा होता है, तो उसमें याद रखना जो P वेव होती है वो ऐसे फ्लैट हो गई होती है, साथ में हमारा जो QRS इंटरवल होता है वो भी वाइड हो गया होता है, और T वेव तो हमारी एलिवेट हो रखी होती है। मतलब जो QRS इंटरवल है वो भी वाइड हो गया है, जो P वेव है वो फ्लैट हो गई है, और जो T वेव है वो एलिवेट हो गई है, ठीक है। तो ये है हमारा ECG का पैटर्न। ऐसे हम असेस करते हैं कि कौन सी डिजीज़ कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट एक और डिजीज़ देख लेते हैं अगर हम, जस्ट अ मिनट। अगर हम एक और डिजीज़ देखें, लाइक जैसे MI वाला पेशेंट होता है, ठीक है। MI वाले पेशेंट में कैसी ECG बनेगी हमारी, सपोज़ ये हमारा P वेव है, ये हमारा ST सेगमेंट, ये हमारा QRS। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा जस्ट लाइक ऐसे जो हमारा ST सेगमेंट होगा वो डिप्रेशन होगा, ST सेगमेंट डिप्रेशन या एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा, तभी तो मैंने बोला स्टार्टिंग में STEMI बताया था, ST सेगमेंट एलिवेशन या डिप्रेशन, ठीक है। तो MI वाले पेशेंट में हम ऐसे ECG को पता लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले जो नॉर्मल एक्टिविटी थी हार्ट की, कि कैसे हमारी वेव्स जो हैं जनरेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, ट्रिगर होती हैं, वो हमने इसमें रीड किया। आफ्टर दैट हमने ये सेगमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि P सेगमेंट कैसे बनता है और कितना इसका P इंटरवल किसको बोलते हैं, सेगमेंट किसको बोलते हैं, और U वेव कब बनती है। यू वेव हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट में बनती है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो फार्मूला था रेट रिदम कैसे निकालते हैं, और एक लार्ज बॉक्स में कितने स्मॉल बॉक्स होते हैं, लाइक जैसे 1 लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू 25 स्मॉल बॉक्स, ठीक है। अब 25 स्मॉल बॉक्स में से हमने एक स्मॉल बॉक्स ले लिया था, उसका हमने जो है टाइम पीरियड निकाला, वो आया था 0.04 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हमने रेट कैसे निकाली थी, रेट निकालने के लिए हमने जो है 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ लार्ज बॉक्सेस, मतलब एक पेशेंट का हमने अगर ECG लिया है तो उसमें हमने RR इंटरवल कैलकुलेट किया और उसमें देखा कितने लार्ज बॉक्सेस हैं, उसको हमने 300 से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। आफ्टर दैट हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रोड्स के बारे में डिस्कस किया,
ठीक है। कलर कोडिंग जो है यूनिवर्सल रहती है, ठीक है, सब जगह जो है यही कलर कोडिंग रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया कि हम इनको प्लेसमेंट कहाँ करते हैं, इनकी जो इलेक्ट्रोड्स हैं V1 V2 V3 V4 V5 6 से कहाँ पे हम जो है चेस्ट में प्लेस करते हैं। आफ्टर दैट हमने ये इथोवियन ट्रायंगल जो है डिस्कस किया, जिसमें हमने जो है AVF और लीड 2 के बारे में डिस्कस किया, ठीक, और करंट के डायरेक्शन डिस्कस की। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, जिसकी वजह से जो है इनकी जो इमेज बनती है वो भी अपोजिट बनती है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। सो ये हमारा ग्राफ था जिसमें हमने डिस्कस किया। ये हमने हाइपरकैलेमिया का एग्जांपल लिया कि हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट में ECG कैसे होता है। देखो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो हमारा ST सेगमेंट, जो हमारा T वेव है वो प्रोमिनेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।